हेलो फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर में आपका थर्ड पेपर है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक नेतृत्व और प्रबंध, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट एजुकेशनल लीडरशिप शैक्षिक नेतृत्व। पूरी यूनिट एकदम सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, यानी कि शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, प्रकार और उसका क्रियान्वयन। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर, एक प्रभावी नेता के गुण। और नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के सिद्धांत। इसके बाद पढ़ेंगे इथिक्स एंड एटिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप, यानी कि शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग, यानी कि संप्रेषण और दल निर्माण का महत्व। ठीक है, संप्रेषण का महत्व और दल निर्माण, टोली निर्माण। और लास्ट में पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान, पद, स्टेप्स। पूरी यूनिट एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं मीनिंग, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप। तो सबसे पहले तो हम सिंपली बात कर लेते हैं कि नेतृत्व क्या है। एजुकेशनल लीडरशिप की तो हम बाद में बात करेंगे। नेतृत्व, मीनिंग ऑफ लीडरशिप, तो हम कहते हैं नेतृत्व। नेतृत्व को अंग्रेजी में लीडरशिप कहते हैं, और लीडरशिप का अर्थ होता है आगे आगे चलना, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति आगे आगे चले वही नेता है, और किसी भी व्यक्ति में आगे आगे चलने का गुण ही नेतृत्व का गुण कहलाता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए किसी व्यक्ति में ऐसे गुणों का उत्पन्न होना जो उसे दूसरों व्यक्तियों से कार्य लेने, ठीक है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य लेने, आज्ञा देने का कार्य करें, नेतृत्व के अंतर्गत आते हैं। ऐसे गुण जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करें, कार्य कराने, ठीक है, कार्य लेने और आज्ञा देने का कार्य करें, वो नेतृत्व के गुण होते हैं। दूसरे शब्दों में नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित ना होकर अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर देता है, यानी कि नेता अपने अनुयायियों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर देता है। जी.आर. टेरी ने कहा है कि नेतृत्व समूह लक्ष्यों के लिए इच्छापूर्वक प्रयास करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की इच्छा है। नेता जो है उसके अनुयायी होते हैं, वो अपनी इच्छा से नेता से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व की, क्योंकि हमारा टॉपिक तो शैक्षिक नेतृत्व है, एजुकेशनल लीडरशिप। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, सिंपली हम बात करते हैं कि शैक्षिक नेतृत्व का मतलब क्या है। ऐसा नेतृत्व जो शिक्षा से संबंधित हो। तो शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित नेतृत्व जिसमें प्रशासक या नेता के रूप में कौन होता है, संस्था के प्रधानाचार्य, प्राचार्य, कुलपति आदि होते हैं, शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं। शैक्षिक नेतृत्व द्वारा किसी शैक्षिक संस्था को शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है कि शैक्षिक नेतृत्व संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में हर संभव प्रयास करता है। ठीक है, जो शैक्षिक नेतृत्व करता होता है, जैसे प्रधानाचार्य है अगर किसी भी शैक्षिक संस्था का, स्कूल का, तो वो संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है, संस्था को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, शैक्षिक कार्यक्रमों में सहायता करता है। ठीक है, छात्रों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, शिक्षकों की प्रतिभा को विकसित करता है, ये संस्था की उन्नति एवं उत्कृष्टता में सहयोग लेता है। ये है शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं। अब नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। तो शैक्षिक नेतृत्व प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है: पद पर आधारित नेतृत्व, व्यक्ति पर आधारित नेतृत्व और कार्य पर आधारित नेतृत्व। लीडरशिप बेस्ड ऑन पोस्ट, लीडरशिप बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी और लीडरशिप बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि पद पर आधारित नेतृत्व। जैसे प्रधानाचार्य, कोई व्यक्ति वो प्रधानाचार्य के पद पर है तो वो तो पद पर आधारित नेतृत्व, प्रधानाचार्य के रूप में वो विद्यालय का संचालन कर रहा है, तब तो उसे हम पद पर आधारित नेतृत्व कहेंगे। लेकिन व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व का मतलब क्या है कि प्रधानाचार्य इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कोई अन्य टीचर है, उसकी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया है कि प्रधानाचार्य की बजाय उस टीचर की लोग ज़्यादा बात मानते हैं। ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व हो जाएगा, यानी कि नेतृत्वकर्ता के रूप में कोई दूसरा टीचर कार्य कर रहा है, लेकिन प्रधानाचार्य जरूरी नहीं नेतृत्व करता हो। ठीक है, और कार्य पर आधारित नेतृत्व,
तो इसमें भी वही बात है कि अगर जो है कोई टीचर अपने किसी कार्य में ज़्यादा अच्छा है, जैसे कोई पीटी वाले जो टीचर होते हैं, ठीक है, तो उनको अलग विभाग दे दिया जाता है, ठीक है, खेल संबंधी विभाग उनको दे दिया जाता है, तो वो उनके कार्य पर आधारित नेतृत्व होता है। अब बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, क्योंकि हमारी पहली हेडिंग क्या है, मीनिंग, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। तो फंक्शन, शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, सबसे पहला कार्य है सकारात्मक विजन तैयार करना, क्रिएटिंग पॉजिटिव विजन, ठीक है, एक नई किसी भी संस्था को नई सोच देना, नया जो है उसका विजन तैयार करना, नई दृष्टि देना, ये जो है नेतृत्वकर्ता का कार्य होता है, शैक्षिक नेतृत्व का कार्य होता है। अगला है लक्ष्यों का निर्धारण करना, संस्था के लक्ष्यों का, संस्था के शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना भी एक जो है शैक्षिक नेतृत्व का कार्य है। इसके बाद सभी के अनुसार निर्णय लेना, ठीक है, जो नेतृत्व करता होता है वो अपने निर्णय थोपता नहीं है, सभी की सहमति से निर्णय लेता है। पहल करना, किसी भी कार्य का शुभारंभ नेतृत्वकर्ता द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, तो पहल करना भी हो जाएगा। सामर्थ्य प्रदान करना और संस्था की गुणवत्ता को बढ़ाना। सामर्थ्य प्रदान का मतलब क्या है, कोई भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें असफलता होती है तो नेतृत्वकर्ता सबको सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है, कि जो है क्योंकि वही नेता है, वही संस्था को जो है आगे लेकर जाएगा, तो वो सामर्थ्य प्रदान करता है अपने समूह को। और संस्था की गुणवत्ता को बढ़ाना, एक प्रधानाचार्य है या कुलपति है, ठीक है, कोई भी प्रबंधक है, तो वो संस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करता है हमेशा। संस्था के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, ठीक है, संस्था में अगर कोई संसाधन की कमी होती है तो जो नेतृत्व करता है उसका दायित्व होता है कि वो उनकी पूर्ति करे। अब इसके बाद प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर, ठीक है, तो प्रभावी नेता से मतलब क्या है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी संस्था को प्रभावपूर्ण ढंग से संचालित करके उसे उचित गति, दिशा और स्थान दिलाने तथा उच्चतम स्तर तक ले जाने की योग्यता एवं सामर्थ्य रखता है, उसे हम प्रभावी नेता कहेंगे, ठीक है, अपनी संस्था को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करे, ऊंचे से ऊंचे स्थान देने का कार्य करे, तो वो है प्रभावी नेता। प्रभावी नेता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, ठीक है, अच्छा व्यक्तित्व, सहयोगी, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, तो ये सभी जितने भी अच्छे गुण हो जाएंगे कि उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, सहयोग की भावना उसमें होनी चाहिए, ठीक है, तो सहयोग का गुण होना चाहिए। इसके अलावा दृढ़ निश्चय, नेता कोई भी निर्णय ले रहा है तो उस पर वो टिका रहे अपने निर्णय पर, ठीक है, तो दृढ़ निश्चय। आत्मविश्वास, कोई भी कार्य करने के लिए अगर नेता में ही आत्मविश्वास नहीं होगा तो उसके अनुयायी कहाँ से करेंगे, तो उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए, ठीक है, पक्षपात रहित व्यवहार, सभी के साथ वो पक्षपात रहित व्यवहार करे, ठीक है, चाहे किसी जाति धर्म के जो अनुयायी उसके हों, लेकिन व्यवहार उसका पक्षपात रहित होना चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, कभी भी उसकी निराशावादी नहीं होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा रहना चाहिए। धैर्यवान, ठीक है, कोई भी निर्णय को लेकर उसे धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो फल है किसी भी निर्णय का तो वो जरूरी नहीं हमें एकदम मिल जाए। पहल करने वाला होना चाहिए, सांवेगिक रूप से स्थिर होने चाहिए, मतलब किसी भी क्रोध में ज़्यादा क्रोधित ना होना, ठीक है, और खुशी में इतना ज़्यादा खुशी ना होना, तो सांवेगिक रूप से स्थिरता होनी चाहिए। न्यायप्रियता, ठीक है, कार्य के प्रति समर्पित होना, अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, न्यायप्रिय हो, तो ये होते हैं प्रभावी नेता के गुण। अगर हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तो इन्हीं को हम अपनी जो है अपने अनुसार एक्सप्लेन कर देंगे इन गुणों को, ठीक है, और हर रीडिंग यहाँ पर हम लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद है नेतृत्व की थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो थ्योरीज का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य किस तरह से होगा, ठीक है, वो हमें सिद्धांत ही बताते हैं। तो ऐसे सिद्धांत जो हमें बताते हैं कि नेताओं में भी कौन से गुण हैं जो उन्हें अन्य समाज से अलग करते हैं। नेतृत्व थ्योरीज, नेतृत्व के सिद्धांत, ठीक है, नेतृत्व की थ्योरीज कहलाती हैं। तो नेतृत्व की प्रमुख थ्योरीज निम्न है। सबसे पहली है ग्रेट मैन थ्योरी, ठीक है, महान व्यक्तित्व सिद्धांत, ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी, महान व्यक्तित्व सिद्धांत भी आपको हिंदी में लिखा मिलेगा। दूसरी है ट्रेट्स थ्योरी और तीसरी है अनुसांगिक, ठीक है, अनुसांगिक थ्योरी। फोर्थ है व्यवहारिक थ्योरी,
फिफ्थ है कार्य संपादन थ्योरी और सिक्स्थ है रूपांतरणीय थ्योरी। तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी, ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी ये नेतृत्व की सबसे पुरानी थ्योरी है जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। थॉमस कार्लाइल ने प्रचारित किया था। इन्होंने क्या कहा, ग्रेट मैन, ठीक है, महान व्यक्ति, महान नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। यानी कि ये लोग जो है वंशानुक्रम पर महत्व देते हैं। प्रमुख बात ग्रेट मैन थ्योरी में क्या है कि ग्रेट मैन थ्योरी वंशानुक्रम पर जोर देती है। नेता बनाए नहीं जाते हैं, नेता जन्मजात होते हैं, ठीक है। तो ग्रेट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो वंशानुक्रम पर ज़्यादा जोर देती है, वातावरण को निग्लेक्ट करती है। अब इसके बाद है ट्रेट्स थ्योरी। तो ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, लक्षण। तो इसका प्रतिपादन ऑलपोर्ट ने किया था। ट्रेट्स थ्योरी का प्रतिपादन 1937 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट ने किया था। ऑलपोर्ट ने दो तरह के ट्रेट्स बताए, दो तरह के लक्षण बताए, दो तरह के सील गुण बताए। ट्रेट्स थ्योरी का हिंदी क्या है, सील गुण सिद्धांत, ठीक है। तो दो तरह के ट्रेट्स बताए, दो तरह के सील गुण कौन कौन से, सामान्य ट्रेट्स और विशिष्ट ट्रेट्स, यानी कि व्यक्तिगत ट्रेट्स, विशिष्ट ट्रेट्स या व्यक्तिगत ट्रेट्स। सामान्य का मतलब क्या है, ऐसे सील गुण जो सभी व्यक्तियों में पाए जाए। विशिष्ट का मतलब क्या है, केवल और केवल जो कुछ ही व्यक्तियों में पाए जाएं, ठीक है। कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स। सामान्य ट्रेट्स अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं जो जन्मजात होते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत ट्रेट्स, व्यक्तिगत सील गुण, ये कुछ व्यक्तियों में ही पाए जाते हैं, जिनके कारण जो कुछ व्यक्तियों में ही पाए जाते हैं वही नेतृत्व के गुण को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आनुषांगिक थ्योरी, कॉन्टिजेंसी थ्योरी। तो कॉन्टिजेंसी, अनुषांगिक, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कॉन्टिजेंसी का मतलब कि आनुषांगिक या आकस्मिकता या संयोग या प्रासंगिकता। तो ये क्या कहते हैं कि नेता जो है, किसी भी व्यक्ति में नेतृत्व का गुण आकस्मिक रूप से, आनुषांगिक रूप से एकदम एट रैंडम में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सपोज कि नदी में डूब रहा है, अब किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता, मतलब भीड़ बहुत सारी लगी है, लेकिन एक व्यक्ति जाता है और जो डूब रहा है उस व्यक्ति को निकाल के ले आता है, तो उस टाइम वो व्यक्ति वहाँ पर लीडर के रूप में कार्य करेगा, सबकी नज़रों में उठ जाएगा, ठीक है। तो उसे नेतृत्व का गुण प्राप्त हो जाएगा। तो अनुषांगिक थ्योरी मानती है कि सील गुण परिस्थिति से संबंधित होते हैं, मतलब परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि कौन नेता बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये थ्योरी बताती है कि नेतृत्व का कोई अकेला ढंग नहीं है और प्रत्येक नेतृत्व शैली परिस्थितियों पर आधारित होती है। नेतृत्व का गुण परिस्थितियों पर आधारित होती है। इसके बाद है व्यवहारिक थ्योरी। तो व्यवहारिक थ्योरी जो है वो अपोजिट है आपकी ग्रेट मैन थ्योरी की, क्योंकि ग्रेट मैन थ्योरी वंशानुक्रम पर जोर देती थी और ये व्यवहारवाद पर जोर देती है, वातावरण पर जोर देती है, ठीक है। तो ये नेताओं के व्यवहारों पर फोकस करती है। इसके अनुसार नेता जन्मजात नहीं होते, बनाए जाते हैं। और ग्रेट मैन थ्योरी में क्या कहा गया था कि नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, यानी कि वो वंशानुक्रम पर फोकस थी, वंशानुक्रम पर जोर देती थी। और जो व्यवहारिक थ्योरी है वो वातावरण पर जोर देती है। तो ग्रेट मैन थ्योरी की उल्टी है व्यवहारिक थ्योरी, व्यवहारिक थ्योरी की उल्टी है ग्रेट मैन थ्योरी, किसी भी तरह से कह सकते हैं। इस प्रकार ये ग्रेट मैन थ्योरी की विपरीत है। दूसरी है कार्य संपादन थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी, ठीक है। तो कार्य संपादन सिद्धांत, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, आदान प्रदान। तो ये थ्योरी नेता और अनुयायियों के मध्य किए गए कार्य संपादन द्वारा विशेषीकृत है, ठीक है। जो आचार विचारों का आदान प्रदान है उससे जो है विशेषीकृत है। सामान्य रूप से मानव आनंददायक अनुभवों को अधिकतम करने तथा आनंद न देने वाले अनुभवों को कम करने का प्रयास करता है। यानी कि ये बताते हैं कि नेता और उसके अनुयायियों के बीच भाव विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जो अनुभव हमको आनंददायक होते हैं वो जो है आनंददायक अनुभवों को अधिकतम करने, मतलब जो हमें आनंददायक अनुभव होते हैं हम उनको बार बार करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से नेतृत्व के गुणों की विकास होता है। अब इसके बाद है रूपांतरणीय थ्योरी, ट्रांसफॉर्मर थ्योरी। रूपांतरणीय थ्योरी मतलब नेता जो है अपने अनुयायियों के व्यवहारों का रूपांतरण कर देता है, ठीक है। ये थ्योरी ये हमें बताती है। इसके अनुसार नेता अपनी अभिप्रेरणा, प्रकृति और अच्छे व्यक्तित्व के माध्यम से अपने अनुयायियों के व्यवहार में
परिवर्तन कर देता है, रूपांतरण कर देता है। उपयुक्त थ्योरी से स्पष्ट होता है कि नेतृत्वकर्ता निश्चित रूप से संस्था को कुशल नेतृत्व देने में सक्षम एवं सफल होते हैं और अपनी संस्था को उन्नति के शिखर तक पहुंचाते हैं। अब इसके बाद आपका जो है थर्ड टॉपिक आता है इथिक्स एंड एटिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार। तो सबसे पहले हम नैतिकता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद शिष्टाचार के बारे में बात करेंगे। नैतिकता का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो समाज में प्रत्येक कार्य कुछ नियमों द्वारा संचालित होता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। यानी कि कौन सा कार्य आपका सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, कौन सा नहीं स्वीकार्य है, कौन सा कार्य आप करेंगे तो लोग आपको पीटने लगेंगे, वो कार्य अनैतिक माना जाएगा। तो समाज में प्रत्येक कार्य कुछ नियमों द्वारा संचालित होता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। सामूहिक रूप से इन्हें ही नैतिकता की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में नैतिकता आचार, अनुबंधन और उत्तरदायित्व है जो समाज में विशिष्ट समाज अथवा समूह द्वारा स्वीकृत होते हैं। मतलब समाज के अनुसार जो कार्य करने चाहिए वो नैतिक है और जो कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है, जिनको करने पर लोग आपको पीटने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, तो वो अनैतिक कार्य हैं। तो शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता की अब हम बात करते हैं, ठीक है, नैतिकता की बात कर ली। अब शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता का क्या मतलब है, एथिक्स इन एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक नेतृत्व में निम्न नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता भी जो है आवश्यक है। एक नेतृत्वकर्ता में कौन कौन से नैतिक गुण होने चाहिए, सबसे पहले स्व अनुशासन, संवेदनशीलता, वो अपने आप में अनुशासित हो, ठीक है। इसके अलावा सेंसिटिव होना चाहिए किसी भी मुद्दे को लेकर, संवेदनशीलता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। समझ, अंडरस्टैंडिंग, दृढ़ता, न्यायपूर्वकता, स्वस्थ कार्यकारी संबंध, ठीक है। वो कोई भी निर्णय ले रहा है उस पर उसकी उसे समझ होनी चाहिए, अपने निर्णय पर दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है। न्यायप्रियता, न्यायप्रियता का मतलब है कि सभी के लिए वो बराबर जो है, मतलब पक्षपात रहित न्यायालय, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकारी संबंध, सभी के साथ उसके मित्रवत संबंध हो। अब इसके बाद शिष्टाचार, क्योंकि हमने नैतिकता की बात कर ली, अब हम बात करते हैं शिष्टाचार, मीनिंग ऑफ एटिकेट, ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वो बहुत सारे सद्व्यवहारों को अपने परिवार में रहकर माता पिता अन्य लोगों से जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। इस प्रकार बालक में अच्छे संस्कारों का सृजन करना ही शिष्टाचार है, ठीक है। बालक में या किसी भी व्यक्ति में अच्छे संस्कारों का सृजन, अच्छे संस्कारों को संग्रहित करना ही शिष्टाचार है। दूसरे शब्दों में शिष्टाचार समाज में प्रदत्त स्वीकार्य योग्य व्यवहारों अथवा आचरणों का परंपरागत नियम है, यह है शिष्टाचार, ठीक है। तो शैक्षिक नेतृत्व में शिष्टाचार, एटिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक नेतृत्व में शिष्टाचार के अंतर्गत निम्न गुण आते हैं। सबसे पहला गुण क्या है कि समय निष्ठा, ठीक है, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, पंक्चुअलिटी। जो नेतृत्व करता है उसमें समय निष्ठा होनी चाहिए, यानी कि जैसे टीचर है, नेतृत्व करता है तो वो अपने टाइम पर ही पढ़ाने आए, ठीक है, समय पाबंद होना चाहिए। प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावी होना चाहिए जिससे उसके अनुयायी उस व्यक्ति को धारण करें, ठीक है। इसके अलावा प्रभावपूर्ण संप्रेषण, नेतृत्वकर्ता का संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, तभी वो अपने अनुयायियों को अपनी जो है भाषा से प्रभावित कर पाएगा। इसके अलावा बैठकों में शिष्टाचार, कोई भी लीडर अगर बैठक कर रहा है तो उसमें वो शिष्टाचार का जो गुण प्रदर्शित करे। आत्मीयता, ठीक है, और गुटबंदी रहित। आत्मीयता का मतलब क्या है, रिपोर्ट, ठीक है। आत्मीयता अपने से, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो समूह में उसके अनुयायी हैं, ठीक है, मित्र हैं, उससे घनिष्ठता होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है गुटबंदी रहित, ठीक है। तो शिष्टाचार, शैक्षिक नेतृत्व में जो शिष्टाचार के अंतर्गत है गुण आते हैं कि गुटबंदी रहित, नेतृत्व में गुट नहीं बनना चाहिए। अगर गुट बन गया तो वो नेतृत्व जो है उसकी प्रभावहीनता हो जाएगी, यानी कि वो प्रभावशाली नेतृत्व फिर नहीं रहेगा। अब इसके बाद है शैक्षिक नेतृत्व में संप्रेषण और दल निर्माण, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे संप्रेषण क्या है, ठीक है। सभी जो है आपके लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करेंगे कि संप्रेषण क्या है, उसके बाद टीम बिल्डिंग क्या है, दल निर्माण क्या है, टोली निर्माण क्या है। तो संप्रेषण,
संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है विचारों एवं अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान, विचारों एवं भावों का आदान प्रदान। जब भी समाज में दो व्यक्ति मिलते हैं तो वो अपने जो विचार है किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, और यहीं से कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है कॉमन या सामान्य, यानी कि संप्रेषण एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक जो है सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति अपने भाव विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अतः संप्रेषण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसके बाद संप्रेषण की परिभाषाएं, दो परिभाषाएं आप किसी भी टॉपिक में कम से कम दो, अगर आप इफेक्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक दो परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो संप्रेषण की सबसे पहली परिभाषा न्यूमैन एवं समर ने कहा है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, भावों, विचारों, ठीक है, तथ्यों, विचारों, सम्मितियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। ठीक है, वही बात है कि भाव विचारों का आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, ट्रांसफर है। दूसरी परिभाषा है कीथ डेविस के अनुसार। तो कीथ डेविस ने क्या कहा है? संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सूचना और समझ को दूसरों को पहुंचाना चाहता है तो उसको जरूर ही उससे कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, वो किसी तरह का भी कम्युनिकेशन हो सकता है। अब इसके बाद हम कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण को हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में हम क्या लिख सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, कि ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का महत्व, जिसमें भाषा का महत्व, उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहेंगे। ठीक है, और शाब्दिक संप्रेषण को भी दो रूपों में बांटते हैं, मौखिक और लिखित। क्योंकि आप शब्दों को बोल भी सकते हैं और लिखकर भी किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बोलना नहीं चाहता है तो उससे हम लिख के बात कर सकते हैं। तो मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। ठीक है, लिखित संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। इसके बाद दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, भाषा का महत्व ना हो। तो शब्दों और भाषा का महत्व नहीं होगा, मतलब किसका होगा? ठीक है, इसके भी तीन प्रकार होते हैं, बाणी संप्रेषण, चक्षु संप्रेषण एवं मुद्राएं। ठीक है, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। और तीसरा स्पर्श संप्रेषण। मतलब क्या है? अशाब्दिक में हम बाणी, ठीक है, भाषा के द्वारा, जो मतलब इसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाणी का, वॉइस के द्वारा दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, आंखों के अनुसार भी कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति जैसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो बोलना नहीं जानते, सुनना भी नहीं जानते, तो उनको पढ़ाया जाता है, तो वो इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो अपनी आंख और केवल उंगलियों के इशारे से, ठीक है, एक दूसरे को टच करके उनका कम्युनिकेशन होता है। तो चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, मुख मुद्राओं के द्वारा भी वो एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे गुस्सा अगर हमें, तो हमारा मुख मुद्रा दूसरी होगी, मुख की जो कंडीशन है वो दूसरी होगी। ठीक है, खुशी है तो दूसरी होगी। इससे भी कम्युनिकेशन होता है, यानी कि गुस्सा है तो आपको कम्युनिकेशन, जो आपका चेहरा है वही बता देगा कि आप गुस्सा हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का साधन है। इसके अलावा स्पर्श संप्रेषण, ठीक है, टच करके भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे टीचर जाता है, किसी बच्चे को टच करता है कि हाँ तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, उसने ये मुंह से नहीं बोला है तुम खड़े हो जाओ, केवल उंगली से उसको टच किया, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है। अब इसके बाद आपके इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संप्रेषण के घटक लिखिए, ठीक है, संप्रेषण के स्तर लिखिए। तो संप्रेषण के घटकों की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण के बिना जो विचार हैं, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच जो विचार और भाव हैं वो आदान प्रदान नहीं किए जा सकते। तो संप्रेषण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके प्रमुख घटक निम्न हैं। ठीक है, पहला घटक क्या है? लक्ष्य। कोई भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य, उद्देश्य निर्धारित होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और दूसरा है संप्रेषक, यानी कि कम्युनिकेशन जो शुरू करेगा वो तो संप्रेषक है। इसके अलावा संदेश प्राप्त करता, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक मैसेज भेज रहे हैं, एक तो भेजने वाला है और दूसरा है उसको प्राप्त करने वाला। तो संप्रेषक भेजने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला जो है प्राप्त करता है। तीसरा
संदेश की विषय वस्तु, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसकी कुछ विषय वस्तु होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है, ये भी इसका एक घटक है। इसके अलावा संदेश की भाषा, उसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे बाधाओं में हम बात करते हैं कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज एकदम स्पष्ट होनी चाहिए अगर लिखित संप्रेषण है। अब इसके बाद शैक्षिक संप्रेषण, क्योंकि हमें तो शैक्षिक संप्रेषण पढ़ना है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ जो है क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग, एजुकेशनल में ही पढ़ना है, ठीक है। तो शैक्षिक संप्रेषण का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन शिक्षा के क्षेत्र में। तो शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से है। शैक्षिक संप्रेषण के स्तरों की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान समय में शिक्षा प्रबंध के सभी स्तरों पर संप्रेषण आवश्यक हो गया है, क्योंकि पहले छोटे छोटे विद्यालय होते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज हैं। कोई भी अगर सूचना जो है भेजनी होती है तो क्या है, वाइस चांसलर केवल और केवल एक ईमेल से भेज देता है। तो ये भी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही जो है संभव है। तो वर्तमान समय में शिक्षा प्रबंध के सभी स्तरों पर संप्रेषण आवश्यक हो गया है। कक्षा प्रबंध से लेकर विद्यालय के प्रशासन तक प्रबंधन स्तर तक संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण के निम्नलिखित 4 स्तर होते हैं, ठीक है। कक्षा के अंतर्गत शिक्षक संप्रेषण, यानी कि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य कोई बात होनी है, शिक्षक छात्रों से बात कर रहा है, ठीक है, अपने विचार अगर बता रहा है तो वो हो जाएगा कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण। इसके अलावा विद्यालय स्तरीय संप्रेषण, तो विद्यालय के स्तर पर संप्रेषण होता है प्रधानाचार्य और अध्यापकों के मध्य। किस तरह से स्कूल में जो है बैठक होती है, ठीक है, प्रधानाचार्य और शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चल रही है। और इसके बाद तीसरा स्तर है प्रबंध स्तरीय संप्रेषण, यानी कि प्रबंधक और प्रधानाचार्य के मध्य। तो प्रबंधक विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उनकी कमी है तो उसको प्रधानाचार्य प्रबंधक को बताता है, प्रबंधक उसकी कमी को पूरा करता है, ठीक है। प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण, तो ये होता है प्रधानाचार्य एवं शिक्षा अधिकारियों के मध्य, जो भी शिक्षा के अधिकारी हैं, ठीक है, तो किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, ये प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के मध्य, जिसमें वो जो प्रधानाचार्य है वो रिपोर्टें उसको समय समय पर भेजता रहता है। संप्रेषण के उपकरण, ठीक है, इनमें जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं कि संप्रेषण के उपकरण और स्तर, ठीक है, इनको भी डिस्कस करें। ये आपके लॉन्ग आंसर में जो है पूछ लिए जाते हैं, हेल्प करते हैं। संप्रेषण के उपकरण, तो उपकरणों को हम 2 प्रकारों में बांटकर परंपरागत उपकरण और आधुनिक उपकरण। परंपरागत में आपके जैसे पत्र, नोटिस, आदेश, हैंडबुक और ज्ञापन। लेकिन आधुनिक जो प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस, मोबाइल फ़ोन और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिस तरह से भी जो अपने व्यक्ति के भाव विचार एक को दूसरे को पता चलते हैं, ठीक है। संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, एक आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया था छोटे जो है शॉर्ट में कि संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, तो इसमें हम भूमिका कैसे बनाते हैं कि संप्रेषण एक व्यापक प्रक्रिया है, संप्रेषण के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, ठीक है। यदि संप्रेषण में आने वाले प्रभावी तत्वों का उपयोग ना किया जाए, यानी कि संप्रेषण के लिए जो आधुनिक संसाधन है उनका प्रयोग ना किया जाए, ठीक है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो संप्रेषण में आने वाली समस्याएं निम्न हैं। पहली समस्या क्या है कि भाषा संबंधी कठिनाई, ठीक है, आप कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, अगर उसको वो भाषा ही नहीं आती है तो वो कैसे पढ़ पाएगा संदेश प्राप्तकर्ता का, ठीक है। अगर आप उसको चाइनीज़ में लिख कर भेज रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो भाषा संबंधी भी कठिनाई होगी, यानी कि जो प्राप्तकर्ता है और जो भेजने वाला है उनकी भाषा सेम होनी चाहिए, तभी वो सही से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है समूह का विस्तृत आकार और विशाल संगठन। बाधा कब आती है, छोटे छोटे विद्यालय थे तब तो ठीक था, लेकिन अगर बहुत ही समूह बड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे कक्षा है, अगर कोई क्लास है उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है और क्लास बहुत बड़ी है, तो टीचर का पढ़ाना भी तो एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर एक कक्षा बहुत बड़ी है तो इससे कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं होगा, यानी कि समूह का विस्तृत या विशाल संगठन से भी
जो है कम्युनिकेशन में बाधा आती है, संप्रेषण में बाधा आती है। इसके अलावा धन की कमी, किसी भी संस्था में जिससे लाइव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पढ़ाना, अगर उसमें धन की कमी है, ठीक है, तो जो आधुनिक संसाधन है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक बाधा के रूप में आती है। रुचि का अभाव, जैसे कुछ टीचर ऐसे हैं जो लकीर के फ़कीर रहना चाहते हैं, उनको नए उपकरणों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनमें रुचि ही नहीं है, तो इससे भी कम्युनिकेशन में बाधा आती है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति की समस्या, कुछ विद्यालय ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जो विद्युत की पूर्ति सही तरह से नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर विद्युत की वजह से कम्युनिकेशन में बाधा आती है, ठीक है। इसके अलावा प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, तो जो आधुनिक उपकरण हैं संप्रेषण के, उनमें व्यक्ति को प्रशिक्षित होना आवश्यक है। जैसे जीमेल भेजना सब कोई नहीं जानता है, ठीक है, तो इसमें प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। इसके अलावा संप्रेषण के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग ना करना, तो इसमें भी बाधा आती है। जब कोई जो पत्राचार के माध्यम से अभी भी संप्रेषण कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो बाधा आ रही है, ठीक है, ये सभी बाधाएं हो जाएंगी। अब इसके बाद शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इन एजुकेशनल लीडरशिप। तो शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का विशेष महत्व है, ठीक है। शिक्षा के संबंध में शैक्षिक प्रशासन में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, तो कम्युनिकेशन का महत्व हर क्षेत्र में है। तो शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का विशेष महत्व है। संप्रेषण के माध्यम से ही शैक्षिक प्रशासन के लिए आदेश, निर्देश, सूचनाएं आदि का विनिमय किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नेता की क्षमता का विकास करना, नेतृत्व जो नेतृत्व करता है, ठीक है, अगर वो कम्युनिकेशन सही तरह से होगा तो उसकी क्षमता का विकास होगा, यानी कि अनुयायी हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अनुयायी उसकी बात मानेंगे। जब कम्युनिकेशन सही होगा तो नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा, उसका नेतृत्व प्रभावी होगा। इसके अलावा विचारों को आदान प्रदान करने में सहायक, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही नेता अपने विचारों को अपने अनुयायियों तक अच्छी तरह से पहुंचा पाता है। जैसे आधुनिक उपकरणों में अगर लाउड स्पीकर लगा है, बहुत ज़्यादा उसके अनुयायी हैं, तो वो अपने विचारों को बहुत ही आसानी से पहुंचा सकता है, ठीक है। लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, जो भी निर्देशन, जो भी जो है नेतृत्व है, चाहे वो शैक्षिक नेतृत्व हो, ठीक है, किसी भी नेता का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में उसको सहायता मिलती है कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है। अपनत्व या सहयोग की भावना का विकास, जब दो व्यक्ति भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उनमें एक अपनत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप किसी से कभी आपने बात ही ना की, तो उसके साथ आपकी अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक प्रेम की भावना, अपनत्व की भावना उत्पन्न नहीं होती है। जब नेता अपने अनुयायियों से बात करता है तो उनका उनसे जुड़ाव हो जाता है, ठीक है, अपनत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रशासन की सुदृढ़ता, मतलब क्या है, जब कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, नेता के विचार अनुयायियों तक पहुंचेंगे, यानी कि अनुयायी नेता की बातों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, तो जो प्रशासन है वो कठोर बनेगा, ठीक है, मजबूत बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। अब इसके बाद है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो टीम बिल्डिंग, दल निर्माण या टोली निर्माण। तो प्रेजेंट में संस्थाएं बहुत विशाल हो गई हैं। अब एक प्रधानाचार्य या एक कुलपति अगर संस्था का संचालन करेगा तो वो प्रभावी रूप से संचालन नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या होता है, जो नेता है, नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व को छोटे छोटे समूह में बांट देता है, टोलियों में बांट देता है। इसी को हम टीम बिल्डिंग कहते हैं। शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जो है भूमिका हम कैसे बनाते हैं, भूमिका हम इसी रूप में जो है लिखना शुरू करते हैं कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव में आदर्शों की रचना होती है। बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाओं के कार्यों को भली बात तरीके से करने के लिए संस्था प्रमुख, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, संस्था प्रमुख यानी कि नेतृत्व करता, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे वो कुलपति हो, प्रशासक हो, विभिन्न समूहों या टोलियों का निर्माण करते हैं, जिससे प्रशासन यानी कि नेतृत्व का विकेंद्रीकरण हो जाता है। नेतृत्व छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है और शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। इसी को हम दल निर्माण या टोली निर्माण कहते हैं, ठीक है। टोली निर्माण की विशेषताएं क्या है कि टोली निर्माण के द्वारा प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। अब प्रशासन छोटे छोटे समूह में हो गया, तो समूह में अगर समूह छोटा हो जाएगा
तो उसमें नेतृत्व का प्रभाव ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा टोली निर्माण के द्वारा सदस्यों की भूमिका में उत्तरदायित्व बढ़ता है। मतलब ये है कि एक छोटा नेता तैयार हो जाता है तो उसमें भी उत्तरदायी की भावना आ जाती है। टोली निर्माण समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होती है। ठीक है, जो बहुत सारे नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं छोटे लेवल पर तो समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता मिलती है। इसके बाद टोली निर्माण का महत्व, तो महत्व में वही बात हो जाएगी कि इसमें शैक्षिक प्रशासन प्रभावी होता है और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि नेता के भाव विचार अन्याय तो बहुत ही आसानी से पहुंचते हैं। जो नेतृत्व करता है बहुत सारे हो जाते हैं, सब अपने अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, तो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता होती है। सहयोग की भावना में वृद्धि होती है, नेतृत्व से सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। ठीक है, ये था हमारा टोली निर्माण। और इसके बाद लास्ट है स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप, यानी कि प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान पद। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट हेडिंग है, स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के सोपान। शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, जिसने नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख रूप से जिसमें, ठीक है यहाँ पर होगा, जिसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक होता है। शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है, जिसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख रूप से शिक्षक होता है। शैक्षिक प्रक्रिया में प्रमुख रूप से नेतृत्वकर्ता होता है शिक्षक। ठीक है, संस्था का नेतृत्वकर्ता प्रधानाचार्य हो जाएगा। ठीक है, जो कुलपति है, ये जो प्राचार्य है। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का विकास करने के लिए निम्न सोपानों, निम्न स्टेप्स को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहली स्टेप क्या है कि विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, निर्धारण। तो शैक्षिक नेतृत्व का विकास, कोई भी नेता अगर बनाया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे टोली निर्माण में, दल निर्माण में हमने छोटे छोटे नेता बनाए, तो उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा योजनाओं का निर्धारण, मतलब यही है कि नेता क्या कार्य करेगा, इसकी भी प्लानिंग होती है। ठीक है, संसाधन उपलब्ध कराना। तो प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास करने के लिए हमें सबसे पहले तो अब इसके बाद संसाधनों की ज़रूरत होगी। ठीक है, गतिविधियों का निर्धारण, नेतृत्व की योग्यता का निर्माण, योजनाओं का निर्धारण, संसाधन उपलब्ध कराना, गतिविधियों का निर्धारण, ये हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व को विकसित करने के पद, सोपान। नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण, सबसे लास्ट में हम नेतृत्व की योग्यता, जो नेतृत्व करता है उसकी योग्यता का निर्धारण करते हैं, वो योग्य है या नहीं नेता के लिए। ठीक है, उसकी गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा संसाधन उपलब्ध कराना, नेतृत्व के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत हो उनको उपलब्ध कराना। तो ये आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF फॉर्मेट चाहते हैं, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।